नमस्कार, स्वागत आप सभी का राज्यसभा टीवी में। मैं हूं श्याम सुंदर। मैं भी भारत, इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं आदिवासी भारत की, आदिवासियों की पहचान, उनकी जीवन शैली और उनकी जीविका की। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे उनसे जुड़े हुए कायदे कानूनों की भी। इस सिलसिले में आज हम खरगोन की कपास मंडी में पहुंचे हैं। दरअसल आदिवासी परंपरागत तौर पर मोटे अनाजों यानी ज्वार, मक्का और दालों की खेती करता था, लेकिन वक्त के साथ उसने बीटी कॉटन, सोयाबीन और मिर्ची की फसल का रुख किया। इन फसलों को कॉमर्शियल फसलें कहा जाता है, यानी कि ये फसलें ज़्यादा मुनाफा देने वाली फसलें बताई जाती हैं। तो क्या इन फसलों ने आदिवासियों की ज़िंदगी में किसी तरह का बदलाव दर्ज किया है? खरगोन और आसपास के ज़िलों की मिट्टी कपास के लिए बहुत बढ़िया बताई जाती है। इस इलाके को सफेद सोने की खान भी कहा जाता है। आदिवासी किसान भी कपास की खेती करता है। अपनी फसल के अच्छे दाम की तलाश में आदिवासी किसान खरगोन की मंडी पहुंचता है। कुछ किसान रात को ही मंडी में पहुंच जाते हैं। खरगोन की मंडी पहुंचने की एक और वजह है कि इस इलाके में सिर्फ यही एक मंडी है जहां उसे अपनी कपास के नकद दाम मिलते हैं। कायदे से मंडी में किसानों की रहने और सस्ते खाने की व्यवस्था है, लेकिन मंडी की ये सभी व्यवस्थाएं शायद कागजों में सिमट कर रह गई हैं। शौच के लिए मंडी के पीछे कुंदा नदी का किनारा है और वहां तक पहुंचने के लिए दीवार में रास्ता बना लिया गया है। नाश्ते पानी के लिए मंडी में प्राइवेट दुकानें हैं। चलो काका। आदिवासी मंडी में प्रबंधन से बहुत नाराज नहीं है। वो उम्मीद लगाए रहता है कि उसे अपनी कपास के अच्छे दाम मिल जाएंगे। एक दौर 70, 300 रुपया, एक दौर 800 रुपया, 300 यहाँ पहुँचने वाले किसान का काम सिर्फ मंडी में समाप्त नहीं होता। उसकी फसल के दाम तय होने के बाद उसे ये कपास फिर से समेटकर सेठ के मिल तक पहुँचानी होती है। यानी मिल मालिक को किसान से कपास अपने मिल के दरवाजे पर मिलता है। 4,000 का अपना कपास बिकेगा सर, तो 2 किलोमीटर दूर उनके गोदाम पे खाली करने के लिए जाना पड़ता है सर। जो भी वाहन लाते हैं, मतलब वाहन लेके जाओ और वहाँ पे काटा होता है सर, भरा हुआ काटा होता है। डायरेक्ट पिकअप ले जाओ तो पिकअप भी तुल जाती है, ट्रैक्टर तो ट्रैक्टर तुल जाती है। उसके बाद में खाली करने के लिए जाते हैं सर। तो वहाँ पे मुनीम रहता है, वो जो अपने यहाँ से नीलामी पर्ची देखता है, रेट देखता है। उसके बाद में थोड़ा सा खाली करवाने के बाद में वो बोलता है तुम्हारा माल गीला है, तुम्हारा माल में ये है वो है करके वहाँ से पटकता है। कम से कम 1 रुपया काट लेता हूँ वहाँ पे। अब यहाँ से 39-40 की बिकी तो वहाँ पे 1 रुपया काट के उसके पैसे देते हैं। और जो खाली करवाते हैं सर, जो खाली करवाने के उनके ही लेबर होना चाहिए सर, तो वो भी किसान से ही मतलब लेते हैं। और जो तुलई के पैसे हैं वो भी सर किसान से लेते हैं। ऐसे करके 100-200 रुपये कम देते हैं सर किसान को। और ये सब हो रहा है खरगोन जिले में, जो देश में सहकारिता के बड़े केंद्रों में से एक है। यहाँ जिला सहकारी बैंक से जुड़ी कुल 182 सहकारी समितियां हैं, जो आदिवासी किसान को बीज, खाद, खेती से जुड़े औजार और दूसरी जरूरतों के लिए कर्ज उपलब्ध कराती हैं। लेकिन सहकारी समितियों से सिर्फ ये अपेक्षा नहीं थी कि वो किसान को ब्याज मुक्त कर्ज उपलब्ध करा दे, बल्कि अपेक्षा ये भी थी कि वो आदिवासी किसानों को उसके उत्पादन का सही दाम दिलाए। लेकिन जो हो रहा है इस अपेक्षा के बिल्कुल उलट है। हालत ये है कि छोटा आदिवासी किसान तो मंडियों तक पहुंच ही नहीं पाता। આપણે શેગાવાન હશે શેગાને બેચ દઈએ થોડા થોડા કરી
तो खरगोन में तो महंगी बिकती होगी, यहाँ सस्ती जम्मू बिकती? को खरगोन में महंगी मिले, मंडी में जाए। हाँ, यहाँ तो सस्तो भी जाए। सहकारी समितियां आदिवासियों की आर्थिक तरक्की में अहम हो सकती हैं, इस पर सहमति 1970 में ही बन चुकी थी। 1973 की कृषि मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार आदिवासी किसानों को उत्पादन और उपभोग दोनों तरह के ऋण उपलब्ध कराने की जरूरत है। इसके साथ उसे बीज, कृषि औजार और खाद के लिए भी सहकारी समिति ऋण उपलब्ध कराएं। 70 के दशक में ही ये भी मान लिया गया था कि वन उपज आदिवासियों के जीवन यापन के लिए अहम है। इसीलिए इस रिपोर्ट की सिफारिशों में कहा गया कि आदिवासियों के लिए उपभोक्ता वस्तुओं की सप्लाई के साथ उनके कृषि और लघु वन उपज की मार्केटिंग की भी जरूरत है। रिपोर्ट में कहा गया कि आदिवासियों को बिचौलियों के शोषण से बचाने की व्यवस्था हो। उसूलन सहकारी समितियां किसानों को बिना ब्याज के कर्ज देने का काम कर रही हैं। इसके अलावा खाद और बीज सरकारी दाम पर उपलब्ध कराती हैं, लेकिन आदिवासी किसान की मुश्किलें कम नहीं हैं। नवरा तो कमजोरी पानी भी पड़ी सिया भी नाख्या 3 पाकिट नाखियो तरा पूरा गा जाए के बाद दियो में पहले सी वाटी होगी सब अलग अलग के पाकिट दे दियो मार दी फिर वो ये पानी पड़ी नहीं मारे तो फुतरा तो रहा बस कोई बीज पूर्ति कोई जगह है, कोई बीज पूर्ति वाल नहीं है। तो फिर जो आपने सोसाइटी से पैसा लिया उसे वापस कैसे करोगे? अभी करांगा है पियात लगा ले छे पियात बेची। छोटे आदिवासी किसानों को सहकारी समितियों से ब्याज मुक्त कर्ज तो मिल जाता है, लेकिन फसल बर्बाद होने पर समिति का कर्ज समय पर लौटाना मुश्किल होता है। परिणाम ये होता है कि समिति कुछ मोहलत के बाद इन किसानों से भारी ब्याज वसूलती है। 100 का 16 रुपया दिया। 16 रुपया 16% का। हाँ बस ये सोचो। सहकारी समिति का कर्ज समय पर ना लौटाने पर अगले साल किसान को बीज और खाद भी खुले बाजार से खरीदना पड़ता है। इस तरह वो कर्ज के भंवर में फंसता चला जाता है। कहीं अपने बने तो देव नहीं तो फिर साल पर जमीन धरीन देव पण देवनो उनके और सुका में। अच्छा हाँ। जमीन गिरवी रख ले नहीं तो फिर वो नहीं रखे, दूसरों कोई रख ले, बड़ो किसान वो रख ले। जहां तक किसानों को प्रकृति की मार से बचाने के लिए फसल बीमा योजना की बात है, तो शायद ही किसी आदिवासी किसान को कभी ये लाभ मिल पाया हो। फसल बीमा तो सर होता है, पर किसान को उसका फायदा नहीं मिल पाता सर। वैसे हमने 13-14 में मैंने मिर्ची का प्रति किसान प्रति अपन ने प्रीमियम भेजी थी, एक किसान की 600 रुपये, और अपने को उसका प्रीमियम जो वास्तव में बीमा वापस आया तो 585 रुपये आया। आदिवासी मंत्रालय की संसद में पेश वर्ष 2013-14 की रिपोर्ट में आदिवासियों को बिचौलियों से बचाने के लिए कई नई योजनाएं बनाने का दावा किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार वन उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की व्यवस्था, वन उपज जमा करने वालों को सामाजिक सुरक्षा के साथ उनकी उपज के पैकेजिंग, भंडारण और उसे बाजार तक पहुंचाने की योजना शुरू की गई है। सरकार के अनुसार ये प्रयास सहकारिता के रास्ते से ही किए जा रहे हैं। खरगोन की मंडी में पहुंचने वाले किसान को अपने कपास के जो दाम मिलते हैं उसमें से अगर वो अपनी लागत निकाल दे तो प्रति किलो उसे 5 रुपए से ज़्यादा नहीं बचता है। किसान कहता है कि कपास की बिनाई के लिए खेत मजदूर को भी कम से कम 5 रुपया देना पड़ता है। यानी किसान और खेत मजदूर कपास की खेती में दोनों की कमाई बराबर है। तो वैसे में भला किसान कर्ज लेके कपास की खेती क्यों करे? खरगोन और बड़वानी को न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे भारत में सहकारिता आंदोलन का बड़ा केंद्र माना जाता है। इतने बड़े आंदोलन के बाद भी किसानों की ये हालत क्यों है कि वो खेती छोड़ने के लिए मजबूर नजर आता है? इस मुद्दे पर एक बहस करेंगे आदिवासी किसानों और सहकारिता आंदोलन का नेतृत्व करने वालों के साथ, छोटे से ब्रेक के बाद। तो हमारा बीमा जे भी भरा सर, वो कहीं नहीं मिला हमको। इस साल हमने भी लगाया, कम से कम मैंने 10 पैकेट लगाया, तो 10 पैकेट में अभी ढूर चारा दिया, कई फसल नहीं आई मिर्ची की, एक रिका पे फसल नहीं आई।
हमारी रिपोर्ट में जो मसले हमारे सामने आए हैं उन पर चर्चा के लिए हमने कई खास मेहमानों को आज यहाँ पर आमंत्रित किया है। आइए उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सत्यनारायण बिश्नोले हैं हमारे साथ, जो मैनेजर हैं भगवानपुरा सहकारी समिति के। उनके साथ ही बैठे हैं तुलसीराम सिसोदिया, सदस्य हैं सहकारी समिति धूलकोट के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। उनके बाद हैं राजेंद्र आचार्य, ये मैनेजर हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक खरगोन के। आपका भी आचार्य बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। रमेश चंद्र यादव ब्रांच मैनेजर हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा मंगलिया पटेल, जिनका गांव है ये यहाँ पर, वो सहकारी समिति के सदस्य भी हैं और यहाँ के जाने माने किसान हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य साहब, अगर आपसे मैं चर्चा की शुरुआत करूं, कितने प्रतिशत आदिवासी किसान हैं और ख़ास तौर पर जो छोटे किसान हैं जिनको सहकारिता आंदोलन से या सहकारी बैंक से फ़ायदा मिला है? ये पूरे हमारा बैंक जो देखे जाए तो खरगोन जिले में 3,51,000 कृषक परिवार हैं। उनमें से जो हमने 3,56,000 कृषक सदस्यों का पूरा सभी बैंकों से जुड़े हुए हैं। उनमें जिला सहकारी केंद्रीय बैंक खरगोन द्वारा 2,71,000 किसानों को ऋण प्रदान किया जाता है। तो उसमें करीब 60% जो है वो लगभग 60% आदिवासी कृषक हैं उसमें। ये कहा जाता है कि अगर सहकारी समिति से किसी ने लोन लिया है और समय पे अगर वो वापस नहीं चुका पाता है तो अगली बार उसको लोन लेने में दिक्कत होती है। छोटे किसानों की क्या स्थिति है? कितने छोटे किसानों को आप लोग फ़ायदा पहुंचा पाते हैं? ऋण लेना उनके लिए आसान है सहकारी समिति से? फसल के हिसाब से राशि जमा की जाती है और उनका बीमा किया जाता है। तुलसीराम जी, इसका मतलब जो सत्यनारायण जी की बात से मुझे आइडिया मिल रहा है वो ये है कि अगर किसानों की फसल नष्ट हो भी जाए तो भी सहकारी समिति का लोन तो उनको चुकाना ही पड़ेगा। सर, हमारा ये निवेदन है कि सरकारी समिति ठीक है, ये तो चुकाएंगे हम कि भाई इस साल नहीं फसल निकली तो अगले साल 0% मत तो माफ होगा, तो अगले साल हम चुकाएंगे। तो हमारा ये भी बीमा है, वो बीमा मंजूर है नहीं सर। रवि की फसल लिया हमने, रवि की फसल पे बारिश ज़्यादा हो गई तो वो भी नुकसान होगा। तो हमारा बीमा ये भी भरा सर, वो कहीं नहीं मिला हमको। मिर्ची की फसल है, इस साल हमने भी लगाया, कम से कम मैंने 10 पैकेट लगाया, तो 10 पैकेट में अभी ढूर चारा दिया। कई फसल नहीं आई मिर्ची की, एक रिका पे फसल नहीं आई, ऐसे खेत ज़मीन फालतू हो गई। आचार्य जी आपके साथ ही बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने फसल लगाई, पूरी तरह से बर्बाद हो गई, उसमें पशुओं को चरने के लिए उन्होंने छोड़ दिया। वैसी स्थिति में सहकारी बैंक लोन माफ़ नहीं करता है। ये कृषि जो है उसमें मानसून के ऊपर ज़्यादा आधार रहता है। तो ऐसी स्थिति में अगर ज़्यादा बड़े क्षेत्र में मानसून की वजह से फसल नहीं आती है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि वो उन किसानों का चयन करते हैं। ये हमें जिला कलेक्टर की तरफ से ये मिलता है कि इस क्षेत्र में मानसून ज़्यादा कम हो गया है, तो ऐसी अगर फसल नहीं आती है तो ऐसे किसानों का जो ऋण हमारे सोसाइटी का जो बकाया है वो ऋण को हम जो अल्पावधि ऋण होता है उसको मध्यावधि ऋण में परिवर्तन कर देते हैं, जो आगे हम उनसे अगले 3 सालों में उनको किस्त के रूप में लेंगे और इस आगे आने वाली फसल के लिए हम उनको फिर से नया ऋण जारी कर देंगे। ये एक सुविधा हम किसानों को देते हैं। इस साल सर जी आपसे हम बात करेंगे, लेकिन इस मसले को लेकर किसानों के बीच में चलते हैं जो यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद हैं। आपसे मैं आप ही से बात शुरू करते हैं। आप खड़े हो जाइए मेरे साथ, अपना नाम मुझे बता दीजिए। रमेश जी, ये बताइए कि अभी अभी जैसे हमने इनसे सवाल पूछा कि अगर मिर्च की फसल नष्ट हो गई है किसान की, उनका कहना है कि सहकारी समिति मोहलत देती है, केंद्र की तरफ से आपकी फसल का बीमा होता है और वो नुकसान की भरपाई होती है। आपका क्या अनुभव है? साहब, कायदा से तो मिलना चाहिए, सरकार तरफ से जो लाभ दिया जाए, परंतु वो नहीं मिल पाता साहब। क्या नाम है आपका? तिखला किराड़े। तिखला जी, ये बताइए कि इस बार सोयाबीन की फसल की बात करें या मिर्च की फसल की बात करें, काफ़ी किसानों का नुकसान हुआ है। अगर मैं कहूँ मिर्च की 1 एकड़ फसल लगानी है, किसान का कितना खर्चा आता है? खर्चा तो बहुत आ जाता है, तो अभी पाइके नहीं हम क्या कर सकते हैं। 25,000 रुपये। बीज पे कितना खर्च होता है अगर बीज की बात करूँ? 10 पैकेट लगाया तो उसी राम तो है 50,000 खर्च आएगी। ढोर चारा दे दो।
अभी का नुकसान है जेरो दवाई का छिड़काव भी किया होगा? दवाई भी छिड़काव करिए दवाई पे कितना खर्चा आया? 25,000 का। आप में से कितने ऐसे किसान हैं जिनको फसल के नुकसान का भरपाई हुई हो बीमा से? आप हाथ खड़े करें जिनको मिला हो बीमा से पैसा आज तक। कम से कम यहाँ मौजूद किसानों में तो आचार्य जी कोई ऐसा नज़र नहीं आता है जिनको बीमा से नुकसान की भरपाई हुई हो। ये जो बीमे का जो क्लेम का सेटलमेंट जो होता है वो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना द्वारा वहाँ से किया जाता है। वो क्लेम जब वहाँ से आता है वो हम किसानों को उपलब्ध उनके खाते में ऋण के रूप में जमा करा देते हैं। रमेश चंद्र जी, आपका क्या अनुभव है? आप क्या मानते हैं कि क्या बीमा जो होता है, फसल का जो बीमा होता है, उससे किसानों के नुकसान की भरपाई होती है? 1 एकड़ में अगर मिर्ची लगाते हैं और 6 क्विंटल भी होती है तो ये मान लीजिए कि आज का भाव 150 रुपये, लगभग 150 रुपये, यानी 15,000 रुपये क्विंटल है। तो 8 कुंटल, 6 कुंटल, 7 कुंटल, 8 कुंटल तक होते तो 1,20,000 1 एकड़ में फसल का उत्पादन होता है। तो अगर कभी फसल खराब हो जाती है तो सरकार द्वारा 1,20,000 तो नहीं दिया जाता, लेकिन सदस्य को उसकी लागत का कुछ अंश दे दिया जाता है जिससे किसान को राहत मिले। आचार्य जी, इसके अलावा ये तो अगर फसल बर्बाद हो जाए, अगर ऋण चुकाने की स्थिति में किसान ना हो, ये एक मुद्दा है। उसके अलावा भी कई और मुद्दे हैं। मसलन रासायनिक खाद, फर्टिलाइज़र की किसान को ज़रूरत पड़ती है। इस तरह की खबरें लगातार आती हैं कि जितनी ज़रूरत किसानों को होती है, सहकारी समितियां उतना खाद जो है वो उपलब्ध नहीं करा पाती हैं। ख़ास तौर पर जो अगर आदिवासी भारत की बात करें तो यहाँ खरगोन, बड़वानी और इस पूरे इलाके की अगर बात करें जहाँ आपका बैंक काम करता है, किस तरह का प्रदर्शन है आपकी सहकारी समिति? हम लोग ये हमेशा तय करते हैं कि गत वर्ष जितना रासायनिक खाद हमारे द्वारा वितरण किया गया उसका एक अनुमान लगा के आने वाले साल के लिए हम लोग अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं कि कितना रासायनिक खाद लगेगा। उसके वहाँ से हम लोग अपना डिमांड भेजते हैं। फिर ये जो रासायनिक खाद जो होता है हम लोग सोसाइटियों में, ये मध्य प्रदेश विपणन राज्य सहकारी संघ जो भोपाल में है वो पूरे प्रदेश में अपना उर्वरकों का अपना व्यवसाय होता है। जिला स्तर पर उनका एक अपना कार्यालय होता है। वहाँ से वो अपनी जो भी उनको रासायनिक खाद आता है वो सोसाइटियों के गोडाउन में वहाँ से सप्लाई किया जाता है। तो अधिकांश की जो उनकी किसानों की जो डिमांड रहती है वो हम लोग पूरा करते हैं। जी, आपकी इस बात को लेकर कुछ और किसानों की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। दादा आप बताइए, खड़े हो जाइए। आप अपना नाम मुझे बताइए पहले। भाया दंगा। अच्छा, ये बताइए कि सहकारी समिति से क्या सारे किसान जो आपके गांव के हैं, जो छोटे किसान हैं खास तौर पर, उनको रासायनिक खाद मिल पाता है? यूरिया, DAP और जो खाद होता है? नहीं मिल पाता, खुद मुझे कहीं नहीं मिल पाता वो। आप बताइए, आप को खाद मिला है कभी समिति से? मिल जाए ना। क्या नाम है आपका? वो का देना ये आप नहीं बताना चाहते? कोई और है? कितने लोग ऐसे हैं जिनको सहकारी समिति से खाद समय पे मिला है? कितने ऐसे लोग हैं यहाँ पर? आप बताइए, आपको सहकारी समिति जो है, आप समिति जो सोसाइटी है, उससे खाद मिला है? हाँ मिल जाता है। टाइम पे मिल जाता है? सही रेट पे मिलता है? हाँ कभी कभी मिल जाए। कभी कभी मिलता है या हमेशा मिल जाता है जब ज़रूरत होती है? पर से नहीं आता तो नहीं मिलता। आचार्य जी, इनका कहना है कि कभी कभी मिल जाता है, ऊपर से ही नहीं आता है कई बार। नहीं, देखिए खाद तो हम लोग काफ़ी, हम लोगों का जो हम लोग पूरे ज़िले में जो रासायनिक खाद का है वो प्रतिवर्ष जो है डिमांड हमारा बढ़ता जा रहा है। 20,000 टन खाद हमने जैसे गत वर्ष वितरण किया था, इस बार हम लोग 22,000 टन पूरा फर्टिलाइज़र हम लोगों का डिमांड रखा है। तो इस किसानों का जो खाद का जो उपयोग बढ़ता जा रहा है, क्षेत्र में सिंचाई के साधन भी बढ़ते जा रहे हैं, तो वैसे खाद का जो उपयोग है वो भी बढ़ता जा रहा है। पर अधिकांश किसानों को तो खाद मिलता है। रमेश चंद्र जी, आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगा। कपास की खरीदारी क्या सहकारी बैंक करते हैं? क्योंकि बड़ी तादाद में, चाहे छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो, वो कपास पैदा करता है। बड़ा किसान जो है वो खरगोन की मंडी में ले जा सकता है, हालांकि वहाँ भी व्यापारी ही उसकी कपास का मोल लगाता है, कोई समर्थन मूल्य उसका निर्धारित नहीं किया जाता जहाँ तक हमारी जानकारी है। जो छोटा किसान है उसको अपनी फसल जो है वो कम दाम पर गांव के आसपास, क्योंकि वो इतनी दूर नहीं ले जा सकता है, तो क्या सहकारी समिति इसमें किसी तरह की कोई मदद नहीं कर सकती है? देखिए, इसमें ऐसा है कि समिति
द्वारा कपास खरीदने में थोड़ा क्वालिटी का देखना, रेशे का देखना, इतना एक्सपर्ट समिति में नहीं रह पाते हैं। तो कपास खरीदना तो समिति के लिए संभव नहीं है। और फिर मंडी में जाता है तो किसान को अच्छा भाव भी मिल जाता है। और जी, लेकिन छोटे किसान के लिए शायद दूर की मंडियों में पहुंचना संभव नहीं है। तो क्या सहकारी समितियां ये कर सकती हैं कि गांव के क्लस्टर्स के बीच में कुछ मंडियां स्थापित की जाएं जिसमें कपास के एक्सपर्ट आएँ, छोटे किसान जो हैं उनको दूर ना जाना पड़े और वो अपनी फसल का सही दाम ले सकें? देखिए, कपास खरीदने के लिए क्या होता है कि उसमें वो कपास जो है, जो सीसीआई जो है वो उनका द्वारा खरीदा जाता है, उनका एक मूल्य निर्धारण होता है। अगर यही कपास अगर वो मंडी में ले जाके बेचेंगे तो मंडी में बेचने पर क्या होगा कि उनका सारे व्यापार में एक प्रतियोगिता होगी और ज़्यादा से ज़्यादा उनको अपने फसल का मूल्य मिल पाएगा। जी, इस बात को लेकर फिर एक बार अपने किसान दोस्तों की तरफ रुख करते हैं। आपसे मैं बात करना चाहूँगा कि क्या जो जितना खर्चा होता है किसान का, आप खड़े हो जाइए, जब बिकती है फसल तो क्या किसान को मुनाफा होता है? मुनाफा नहीं है। क्या वजह है इसकी? खर्चो ज़्यादा लग जाए। आप कहाँ बेचते हैं? आप जो कपास पैदा करते हैं, यहाँ का जो छोटा किसान कपास पैदा करता है वो कहाँ बेचता है, या सोयाबीन कहाँ बेचता है? निकल काय पाके नहीं यहाँ दुकान पर दीजिए, यहीं पर आसपास दुकानों पर बेच देते हैं। क्यों मंडी नहीं जाते हैं? मंडी जा जी, काय उतरे गाठने ले कहाँ जा जी। इनका कहना है कि इतनी कपास या सोयाबीन ये पैदा नहीं करते हैं कि उसको लेके मंडी जा सकें। आप दादा, आप बताइए चाहिए एक बार, क्या नाम है आपका? रेसला भाई। रेसला भाई, ये बताइए कि आप क्या काहे की खेती करते हैं? सबके खेती कर दे, कपास भी लगा दे, मिर्ची भी। तो कपास कितना लगाया इस बार? कपास 2 पैकेट। 2 पैकेट कपास लगाया। कितना कपास हुआ है? 50 किलो कपास है। तो 50 किलो कपास कहाँ, खरगोन मंडी में बेचा, कहाँ बेचा? हाँ, धूपकुट मात दुकान पर बेच दे। इनका कहना है कि 50 किलो कपास, जाहिर है बहुत छोटे किसान हैं, 50 किलो कपास लेके ये खरगोन नहीं जा सकते हैं। इन्होंने कहा कि आसपास की जो दुकान है उस पर बेच दिया। जाहिर है यहाँ से इनसे वो खरीदेंगे, फिर वो बड़े व्यापारी को बेचेंगे, फिर वो आगे सूत मिल में जाएगा या जहाँ भी उसको जाना है वहाँ जाएगा। सत्यनारायण जी, आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहूँगा, हालांकि थोड़ा सा कड़वा सवाल हो सकता है कि खरगोन में ये माना जाता है कि सहकारिता आंदोलन काफ़ी सफल रहा है, लेकिन कुछ इस तरह की शिकायतें भी हमें सुनने के लिए मिली कि सहकारिता के नाम पर कुछ समितियां शायद साहूकार जैसा काम भी कर रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत बात है। केवल सोसाइटी या सदस्यों की सेवा करने के लिए और सेवा भाव से सहकारिता के हिसाब से कार्य संपादित करती है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि काश्तकारों का या साहूकार के जैसा कार्य कर रही है। अभी तो 0% बिना ब्याज की पैसा वितरित कर रही है और उनको सुविधाएं काश्तकारों को दे रहे हैं, उनके उत्थान के लिए सब कार्य कर रही है। यादव जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये बात सही है कि जब छोटा किसान ऋण नहीं चुका पाता है तो उसके घर पर बार बार उगाही के लिए समिति के लोग जाते हैं? वसूली के लिए तो समिति ने अगर कर्ज दिया है तो वसूली के लिए तो जाएंगे, लेकिन किसान के पास अगर नहीं भी रहता है पैसा तो ऐसा टार्चर नहीं करती समिति। किसान की माली हालत देख कर के उस पर मोहलत देती है और या आमने सामने जैसा भी उनको उधार ले कर के और जमा कर दे और तत्काल 2 दिवस में वापस हम उनको वापस कर्ज दे देते हैं। तो आज इस चर्चा को हमको यहीं विराम देना होगा। इस चर्चा के बाद हम एक बात ज़रूर कह सकते हैं कि खरगोन और बड़वानी के इलाके में कम से कम इस जहां बहुत बड़ी तादाद में छोटे आदिवासी किसान हैं, सहकारी आंदोलन से उनको मदद मिली है, लेकिन सहकारी आंदोलन की अपनी सीमाएं भी देखी गई हैं। मसलन उनको अपनी फसल के सही दाम नहीं मिल पाते हैं क्योंकि मंडियां बहुत दूर हैं। इसके अलावा भी कई बार क्योंकि प्रकृति पर उनकी फसल निर्भर रहती है, कई बार फसल पर मार पड़ती है और किसान ऋण नहीं चुका पाता है और उससे उसकी साख खराब होती है, उसको अगले साल लोन मिलने में परेशानी होती है। फसल बीमा बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा है। ज़्यादातर किसानों का अनुभव ये है कि फसल बीमा से उनके नुकसान की भरपाई
नहीं होती है। और इतना पिछले 2 महीने में इस इलाके में घूमकर हम कह सकते हैं कि जब आदिवासी किसान घाटे में रहता है, जब उसकी फसल बर्बाद होती है, तो इस इलाके की पूरी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है, पूरे व्यापार पर असर पड़ता है। यहाँ तक कि सोने चांदी की बिक्री भी कम रहने का अनुमान लगाया जाने लगता है। इस तरह की खबरें इस साल अभी हमने खरगोन से छपने वाले अखबारों में देखी हैं। तो जाहिर है कि इस इलाके का आदिवासी किसान अगर खुशहाल होगा तो पूरा इलाका उस खुशहाली से खुशहाल बनेगा। कई सवाल उठे हैं, कई मुद्दे हमारे सामने आए हैं। इन मुद्दों को लेकर हम दिल्ली नीति निर्माताओं के पास जाएंगे, उन लोगों के पास जाएंगे जो कानून और योजनाएं बनाते हैं। दिल्ली में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।